अमित 15 साल का लड़का था जो मेरी एक 32 वर्षीय महिला का साथी बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे छोटा समझकर घर में काम पर रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत गलत लगने लगी। एक दिन उसने कहा, मैडम, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, और मदद करने के बहाने मेरे करीब आने लगा। एक दिन जब मैं नहाने गई तो मैंने देखा कि मेरे सिर के अलावा बाकी शरीर पर भी तेल लगा हुआ था। यह देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे याद आया कि अमित ने तो सिर्फ सिर की मालिश की थी, फिर बाकी शरीर पर तेल कहाँ से आया? मेरी पीठ और पेट के सामने के हिस्से पर भी चोटें थीं, इसलिए मैं पूरी तरह से कपड़े नहीं पहन पाती थी और घर के अंदर ही रहती थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे गलत जगह छू रहा था। जब मैंने देखा तो पाया कि उसके हाथ तेल से सने हुए थे। फिर 5 मिनट बाद मैं भी लगातार। दोस्तों, मैं पहले से ही संघर्षों से गुजर रही थी। शहर के बस स्टॉप के पास मेरा एक छोटा सा लेडीज कपड़ों का दुकान था, जिसे मैं अकेले संभालती थी। मेरी 3 साल की बेटा वैभव भी मेरे साथ रहता था। रोजाना दुकान संभालते हुए मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पास की दुकान के मालिक उदय प्रताप काका रोज मुझे समझाते, इतना अकेले क्यों भागदौड़ कर रही हो? किसी को काम पर रख लो। लेकिन मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि किसी को वेतन दे सकूं। आज मेरे बेटे वैभव का जन्मदिन था, और साथ ही यह मेरी शादी टूटे हुए 3 साल पूरे होने का दिन भी था। जब मेरे भाई की शादी हुई तो मुझे लगा कि अब और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैंने छोटे मोटे काम कर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अपना खुद का यह कपड़ों का दुकान शुरू किया था। अब नौकरी से ज्यादा मैं कमाने लगी थी। दोपहर में जब मैं ग्राहकों को संभाल रही थी, तभी एक 15 साल का गरीब लड़का मेरे दुकान में आया। वह पिछले 2-3 दिनों से दुकान के बाहर मंडराता था। कभी मुझे देखता, कभी वैभव को। वह बार बार मुझसे काम मांगता, लेकिन उसे काम देने का मतलब था उसे पैसे देना, जो मैं नहीं दे सकती थी। हालांकि जब भी वह दुकान पर रुकता, वह वैभव के साथ खेलता रहता। वैभव को भी उससे खेलते हुए देखकर अच्छा लगता था। उस दिन मैंने दुकान थोड़ा जल्दी बंद किया, क्योंकि वैभव का जन्मदिन था। मैं उदय प्रताप काका को भी निमंत्रण देने गई। मैंने देखा वह गरीब लड़का काका के सलून में काम कर रहा था। यह देखकर मुझे अच्छा लगा कि उसे कहीं काम मिल गया। जब मैं वैभव को लेकर घर लौट रही थी तो रास्ते में सिग्नल पर रुकी। तभी पीछे से किसी ने वैभव को आवाज दी। मैंने देखा वह वही लड़का था। उसने वैभव को चॉकलेट दी और जन्मदिन की बधाई दी। वैभव उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उससे कहा, तुझे बधाई हो, काका के सलून में काम मिल गया। उसने जवाब दिया, मैडम, वहाँ मुझे सिर्फ सफाई के लिए बुलाया था, बदले में रात के खाने के पैसे दिए। फिर उसने मुझसे काम मांगा और कहा, मैडम, मुझे आपके यहाँ कोई भी काम मिल जाए, मुझे पैसे मत दीजिए, बस 2 वक्त की रोटी और सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दया आई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वैभव के जन्मदिन पर शायद भगवान मुझसे किसी जरूरतमंद की मदद करवाना चाहते हैं। मैंने उसे काम पर रखने का फैसला किया। सोचा, इस पुण्य का फल मेरे बेटे वैभव को जरूर मिलेगा। मैंने उसे कहा, तुम वैभव की देखभाल कर लो, बदले में तुम्हें रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। उसने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन और उस गरीब लड़के की मदद करना, दोनों मेरे लिए बहुत खास बन गया। उस दिन मैंने अमित को स्कूटी पर अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। वैभव के जन्मदिन की तैयारी के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। शाम को कॉलोनी के उसके छोटे छोटे दोस्तों, उनके माता पिता और मेरी कुछ सहेलियों को घर बुलाया था। उन सब के लिए मैंने पाव भाजी बनाने का प्लान किया था। इतने लोगों का खाना बनाना अकेले मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन अमित के साथ आने से मेरी समस्या हल हो गई। घर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले उससे उसका नाम पूछा। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे आसपास दिख रहा था,
लेकिन काम की व्यस्तता के कारण मैंने उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। उसने बताया कि उसका नाम अमित है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अमित, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। अमित जब मेरे साथ घर आया तो वह काफी गंदे कपड़ों और अस्तव्यस्त हालत में था। मैंने उसे साबुन दिया और नहाने के लिए कहा। उसने अपने साथ कुछ भी सामान नहीं लाया था, यहाँ तक कि उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। मेरे शॉप में कुछ पुराने स्टॉक के स्पोर्ट्स पैंट और टी शर्ट पड़े थे। मैंने सोचा, ये कपड़े अमित को फिट आ सकते हैं। मैंने उनमें से 2 जोड़ी कपड़े निकालकर अमित को दिए। जब वह नहाकर आया और नए कपड़े पहने तो वह पूरी तरह से बदल गया। वह किसी अच्छे घर का लड़का लग रहा था। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसके माता-पिता भीख मांगते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। तब से वह अकेला सड़क पर रह रहा था। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। हालांकि यह हादसा सालों पहले हुआ था, इसलिए अमित के चेहरे पर उदासी नहीं थी। लेकिन बात का माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। माहौल हल्का करने के लिए मैंने कहा, आज तो तुम बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। आज से तुम हमेशा साफ सुथरे रहोगे। मैंने वैभव को अमित की गोद में दिया और कहा, तुम वैभव के साथ खेलो, तब तक मैं फ्रेश होकर खाना बनाना शुरू करती हूँ। शाम को वैभव की जन्मदिन पार्टी के लिए मेहमान आने वाले थे। उस दिन अमित ने मेरी बहुत मदद की। जब तक मैं खाना बना रही थी, वह पूरे समय वैभव का ख्याल रख रहा था। एक बार भी वैभव के रोने की आवाज नहीं आई। जब मैं बीच बीच में देखने गई तो वह अमित के साथ हंसते खेलते नजर आया। इससे पहले अगर मुझे कोई काम होता तो मुझे पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती थी। हालांकि मैंने एक बार पड़ोसी की बातें सुनी थी, जहां वह वैभव को संभालने से थककर मेरी आलोचना कर रही थी। तभी से मैंने तय किया था कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। अब अमित के आने से मेरा काम काफी आसान हो गया था। शाम तक मैंने जन्मदिन की सारी तैयारियां पूरी कर ली और खुद भी तैयार हो गई। पार्टी में मेरी जान पहचान के लोग आए। सबने अमित के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वह मेरा भाई है और कुछ दिनों के लिए मेरे पास रह रहा है। मैंने किसी को उसकी असली कहानी नहीं बताई, क्योंकि लोग दूसरों की कमजोरियों पर हंसने का मौका ढूंढते हैं। पार्टी शानदार तरीके से संपन्न हुई। अमित ने मेहमानों की देखभाल में मेरी भरपूर मदद की। जब सभी मेहमान चले गए तो उसने घर की सफाई में भी हाथ बंटाया। उसने किचन और हॉल की सफाई इतनी अच्छी तरह की कि पूरा घर चमकने लगा। जब मैं वैभव को सुलाकर बाहर आई तो देखा कि अमित ने बिना कहे ही घर को व्यवस्थित कर दिया था। उसका यह समर्पण देखकर मैं प्रभावित हो गई। रात को सोने से पहले उसने मुझसे कहा, मैडम, भगवान आपका और आपके बेटे का भला करेंगे। आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की आएगी। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। अमित के घर आने से मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा काम आसान हो गया है और जिंदगी में थोड़ी राहत आ गई है। अमित, एक 15 साल का लड़का, अपनी मीठी बातों से मुझे अपने साथ ऐसा कुछ करने को मजबूर कर रहा था जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं रोज वैभव को घर छोड़कर जाती थी और वह खाने पीने का ख्याल रखता था, क्योंकि अब वह मेरे साथ दुकान नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान पूरी तरह से काम पर रहता था। पहले वैभव को संभालते हुए दुकान संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। दिन भर की भागदौड़ में मेरे कई ग्राहक इंतजार करके चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। मैं अब सभी ग्राहकों को आराम से संभाल सकती थी और इसका श्रेय मैं ज्यादातर अमित को देती थी, क्योंकि उसके आने से मेरा काफी काम आसान हो गया था। अमित घर के कामों में भी मेरी बहुत मदद करता था। चाहे बर्तन धोने हो या सफाई, वह सब संभाल लेता था। अब मुझे सचमुच आराम महसूस होने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। एक दिन मैं दुकान से थोड़ी देर से घर लौट रही थी। उस दौरान मेरा एक सड़क दुर्घटना हो गया। अस्पताल जाने का मतलब था एफआईआर और पुलिस की पूछताछ में फंसना। और
मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना था। मुझे टक्कर मारने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया था और मैं उसका वाहन नंबर भी नहीं देख पाई थी। मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी की और ऑटो लेकर घर आ गई। मुझे इस हाल में देखकर अमित घबरा गया। वह तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे तक ले गया। मैंने उसे दुर्घटना के बारे में बताया और वह बहुत चिंतित हो गया। मेरी पीठ और घुटनों पर चोट लगी थी। अमित ने मेरी चोटों को साफ किया और उन पर क्रीम लगाई। उस वक्त घर में अमित के अलावा और कोई नहीं था। वैभव अभी छोटा था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को क्या हुआ है। उस रात मेरा ध्यान अपनी चोटों और दर्द पर था, इसलिए मैं अमित के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी। अगले कुछ दिनों तक, जब तक मेरा दर्द कम नहीं हुआ, अमित मेरी चोटों की ड्रेसिंग करता रहा। मेरी पीठ और पेट के सामने के हिस्से पर भी चोटें थीं, इसलिए मैं पूरी तरह से कपड़े नहीं पहन पाती थी और घर के अंदर ही रहती थी। धीरे धीरे मेरी चोटें भरने लगीं। अब मुझे घर पर 4 दिन से ज्यादा हो गए थे और दुकान बंद रहने की वजह से मुझे आर्थिक नुकसान हो रहा था। एक दिन मैं चिंतित होकर बैठी थी। दोपहर के खाने के बाद अमित वैभव को लेकर कमरे में आया और मेरी परेशानी देखकर पूछने लगा। मैंने उसे अपने नुकसान का कारण बताया। इस पर उसने कहा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी जो आइडिया मुझे आया वह आपको क्यों नहीं आया? मैंने उसे कहा, तो बताओ, तुम्हें कौन सा आइडिया आया है? अमित ने कहा, आप कुछ दिन घर से ही अपना काम शुरू कर सकती हैं। भले ही रोज 10-15 ग्राहक न आएं, लेकिन 5-6 ग्राहक तो जरूर आएंगे। इससे नुकसान कम होगा और कुछ कमाई भी होगी। अमित की बात सुनकर मुझे भी लगा कि यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मैंने उसकी तारीफ की और कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, अमित। मैंने उसकी सलाह के अनुसार काम शुरू किया। मैंने अपने पुराने स्टॉक के कपड़े निकालकर 20% डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया। मैंने अपने आसपास की सहेलियों को फोन करके इसके बारे में बताया। ऑफर की वजह से लोग खरीदारी करने आने लगे। मेरा पुराना स्टॉक बिक गया और 4 दिनों का नुकसान भी कवर हो गया। मुझे यह समझ में आ गया कि मैं घर से भी अपना व्यवसाय चला सकती हूँ। कुछ और दिनों तक मुझे घर पर आराम करना था। चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। इन दिनों मैं घर में आरामदायक कपड़े पहनकर ही रहती थी, क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह से अपनी सेहत पर था। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि अमित की नज़र मुझ पर बदल रही थी। एक रात, जब वह मुझे हल्दी वाला दूध देने आया, मैं कमरे में छोटे कपड़ों में बैठी थी। अचानक मैंने देखा कि वह मेरे चेहरे की बजाय कहीं और देख रहा था। मैंने गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, अमित, काम हो गया तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? अमित ने कहा, मैडम, रोज की तरह आज भी आपकी चोटों पर क्रीम लगानी थी, बस वही काम बाकी था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वह तो मेरी मदद के लिए ही रुका था और मैंने उस पर बिना वजह गुस्सा कर दिया। उस दिन मेरी गलती थी, इसलिए मैंने अमित से माफी मांगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अमित की नजरें मुझ पर बदल गई थी। जब वह मेरी पीठ पर क्रीम लगा रहा था, तो मुझे उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी। धीरे धीरे वह मेरी गर्दन के पास भी क्रीम लगाने लगा। उस समय उसकी नजरें ऐसी जगह जा रही थी जहां नहीं जानी चाहिए थी। यह देखकर मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने तुरंत उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से मैंने पहले की तरह पूरे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी थी। कुछ दिन और आराम करने के बाद मैंने सोचा कि धीरे धीरे काम पर लौटना चाहिए। इन दिनों मैं घर में थोड़ा फ्री थी, तो मैंने उससे कुछ पुरानी बातें शेयर की। बातों के दौरान उसने कहा, मैडम, हमारे दोनों के बीच एक बड़ी समानता है। आप अकेली हैं और मैं भी अकेला। मैंने हंसकर कहा, तो इस बात से तुम क्या कहना चाहते हो? वह बिना कुछ कहे नजरें चुराकर बाहर चला गया। मैंने भी उस समय उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन से मैं दुकान जाने लगी। उस दिन मैंने पिछले हफ्ते का सारा काम एक ही दिन में निपटा लिया।
दिन भर ग्राहकों को संभालने और सफाई करने में मैं पूरी तरह से थक गई थी। घर आकर मैंने खाना भी नहीं खाया और सीधे सोने की इच्छा जताई। मेरा थका हुआ चेहरा देखकर अमित ने कहा, मैडम, आप आज बहुत थकी हुई लग रही हैं। आप किचन में मत जाए। आज खाना मैं बना दूंगा। वह थोड़ा बहुत खाना बना लेता था, तो उस दिन उसने अपने हाथ से खिचड़ी बनाई। जल दी से खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। रात में अमित ने मेरे सिर की मालिश करने की बात कही। उसने कहा, मैडम, आप बहुत थकी हुई हैं। मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। इससे आपको आराम मिलेगा। मैंने उसकी बात मान ली। जब वह मेरे सिर पर तेल मालिश कर रहा था, तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे कंधों तक आईं। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अपनी हरकतें गलत दिशा में ले जा सकता है। मालिश के दौरान मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी, तो मेरा थकान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लेकिन जब मैं नहाने गई, तो मैंने देखा कि मेरे सिर के अलावा बाकी शरीर पर भी तेल लगा हुआ था। यह देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे याद आया कि अमित ने तो सिर्फ सिर की मालिश की थी। फिर बाकी शरीर पर तेल कहाँ से आया? नहाने के दौरान मेरा फोन बार बार बज रहा था, तो मैंने जल्दी से नहाकर फोन उठाया। बाहर आते ही मेरी नज़र अमित पर पड़ी, जो मेरे बेड पर बैठा था। वह मुझे देखता रह गया और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाए। यह देखकर मैं वापस बाथरूम में चली गई और उससे बाथरूम के बाहर से अपना फोन मांगा। जब मैं तैयार होकर दुकान जाने लगी, तो अमित ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, मैडम, मैंने जो मालिश की थी, उससे आपको आराम मिला? मैंने हाँ में सिर हिलाया और काम पर निकल गई। उस समय मेरे पास उससे बात करने का समय नहीं था। उस रात भी वह मेरे कमरे में दूध देने आया। अगले दिन नहाने के दौरान मैंने फिर देखा कि मेरे पूरे शरीर पर तेल लगा था। यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने नाश्ते के दौरान उससे पूछा, अमित, तुमने तो सिर्फ मेरे सिर की मालिश की थी, फिर मेरे बाकी शरीर पर तेल कैसे लगा? उसने जवाब दिया, मैडम, आपको रात की बातें याद नहीं रहती? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल जाती हैं? उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे रात की कोई बात याद नहीं थी। उसने ऐसा कहकर बात खत्म कर दी और वहां से चला गया। उसी दिन मैंने देखा कि मेरे शरीर पर केवल तेल नहीं, बल्कि नाखूनों के निशान भी थे। यह देखकर मैं और परेशान हो गई। उसी दिन मेरे भाई और भाभी घर आने वाले थे। कुछ मेहमानों के साथ आने की खबर थी, तो मैं घर पर ही रुक गई। मैंने अमित को यह बताने के लिए उसके कमरे की तरफ गई कि भाई और भाभी आ रहे हैं। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मैंने देखा कि वह कपड़ ए बदल रहा था। उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसकी पीठ के निशानों और मेरे शरीर पर मौजूद निशानों को देखकर मुझे यह सब और भी अजीब लगने लगा। जब मैंने उससे उसकी पीठ के निशानों के बारे में पूछा, तो उसने फिर वही कहा, मैडम, आपको रात की बातें याद नहीं रहती? ऐसा मत कहिए। यह कहकर वह फिर से वहां से चला गया। मैं उससे और सवाल करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि भाई और भाभी के आने का समय हो गया था। उनके साथ कुछ मेहमान भी आए थे। बिना मुझे बताए भाभी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। आते ही उन्होंने मुझे तैयार होने को कहा। मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने बैठ गई, लेकिन मेरे मन में शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। जब वह लोग चले गए, तो मैं अपने कमरे में गई। वहां मैंने देखा कि अमित मेरी अलमारी के पास खड़ा था। उसके हाथ में मेरा एक निजी सामान था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह डर गया और घबराहट में उसका हाथ से वह सामान गिर गया। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, तो उसने जल्दी से कहा, मैं सूखे कपड़े रखने आया था। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मुझे उस पर शक होने लगा था। थोड़ी देर पहले आए मेहमानों में से एक लड़के ने मेरी बेटी को स्वीकार करने से मना कर दिया था। उसने कहा, आप अपनी बेटी को किसी आश्रम में छोड़ दीजिए।
यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें खरी-खोटी सुनाकर बाहर निकाल दिया। मेरे गुस्से को देखकर भाभी मुझ पर चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा, तुम घर में जो लड़के को रखे हो, वह तुम्हारा सारा काम करता है, इसलिए तुम शादी करने से मना कर रही हो। उनकी बातों में मुझे सच्चाई लगी। मुझे लगा कि मैंने अमित के साथ कोई गलत कदम नहीं उठाया है, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ठीक नहीं थी। मेरे शरीर पर हर दिन तेल के निशान दिखाई देते थे। वह सब कुछ अजीब लगने लगा था। उस रात अमित बिना किसी काम के मेरे कमरे में आया और धीरे-धीरे मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैडम, आपने आज सही किया कि उस रिश्ते को मना कर दिया। उसका हाथ मेरी त्वचा पर दोबारा महसूस हुआ। इस बार मेरे शरीर में अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी, तो रात की कोई बात याद नहीं थी। मैंने गुस्से में अमित को धमकी दी कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। उसने कहा, मैडम, पुलिस के पास जाने से पहले यह वीडियो देखिए। जब उसने मुझे वीडियो दिखाया, तो मैं हैरान रह गई। वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही अमित के करीब जा रही थी। वीडियो में दिख रहा था कि वह मेरे सिर की मालिश कर रहा था, और जैसे ही उसका हाथ गलती से मेरे कंधे पर आया, मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में मैंने खुद ही तेल अपने शरीर पर लगाया और फिर सो गई। सुबह जब मैं उठी, तो पंखा बंद करते हुए अमित मुझे मेरे ऊपर चादर ओढ़ाते हुए दिखा। मैंने उससे पूछा, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है और तुमने यह सब चुपचाप क्यों सहन किया? उसने कहा, मैडम, मुझे भी नहीं पता कि आप ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। मैंने तो हमेशा आपकी सेवा की है। आपके गुस्से के कारण मेरी पीठ पर जो नाखूनों के निशान हैं, वह आपके ही हैं। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि आप मुझे इस दुनिया में मेरी माँ से भी ज्यादा अहम लगती हैं। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने तुरंत डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उन्होंने कहा, आपके पति के दुर्व्यवहार के कारण आपके दिमाग पर इसका असर हुआ है। किसी भी पुरुष का मामूली स्पर्श भी आपको ट्रिगर कर देता है। आप खुद को बचाने के लिए यह सब करती हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मैंने घर आकर अमित से माफी मांगी और उसे सब कुछ समझाया। अमित ने कहा, मैडम, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस आप अपना इलाज ठीक से कराइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन से मैंने अपना इलाज शुरू किया और कुछ ही महीनों में मैं ठीक हो गई। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अमित जैसा बेटा मुझे दिया। वह मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।